हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार बुक समरी वीडियो में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जिसने इंसानियत के सपनों को नई उड़ान दी है। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ब्रेड लिखी है महान चिंतक पीटर क्रोपोटकिन ने। ये किताब कोई साधारण सिद्धांतों का पुलिंदा नहीं है, ये एक पुकार है, आज़ादी की पुकार, समानता की पुकार और इंसानियत को उसके सबसे खूबसूरत रूप में जीने की पुकार। ये किताब हमें चुनौती देती है, चुनौती कि हम इस दुनिया के अन्याय को चुपचाप स्वीकार न करें, चुनौती कि हम ये न माने कि भूख, गरीबी और असमानता हमारी नियति है, बल्कि ये किताब कहती है, उठो, उठो और बनाओ एक ऐसा समाज जहां हर इंसान बराबर हो, जहां हर इंसान आज़ाद हो, जहां कोई भी भूखा न सोए। जरा सोचिए दोस्तों, इतनी तरक्की, इतना विज्ञान, इतनी शानदार मशीनें, फिर भी दुनिया में करोड़ों लोग क्यों भूखे सोते हैं? क्यों कुछ लोग अथाह दौलत में डूबे रहते हैं जबकि बाकी लोग बस अपनी जिंदगी चलाने के लिए जूझते हैं? क्या ये इंसाफ है? क्या ये इंसानियत है? सच तो ये है दोस्तों, भूख और गरीबी कोई तकदीर नहीं, ये एक झूठ है, एक ऐसी व्यवस्था का झूठ जो हमें बांटती है। और इसी झूठ को तोड़ने के लिए पीटर क्रोपोटकिन ने लिखी ये कालजयी किताब द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ब्रेड। ये किताब एक सपना है, एक ऐसे समाज का सपना जहां कोई भूखा न रहे, जहां हर इंसान बराबर हो और जहां इंसानियत अपने सबसे खूबसूरत रंग में खिले। तो दोस्तों, अगर ये बात आपके दिल को छू गई है, अगर आप मानते हैं कि ये संदेश हर दिल तक पहुंचना चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने चाहने वालों के साथ इसे शेयर करें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही जिंदगी बदल देने वाले विचार, ऐसी ही क्रांति की पुकार आपके दिल तक लगातार पहुंचती रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं दोस्तों, ये एक सफ़र है, और इस सफ़र में आपकी भागीदारी ही असली बदलाव की शुरुआत है। तो आइए मेरे साथ चलिए इस अनोखी यात्रा पर, जहां हम जानेंगे द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ब्रेड की वो बातें जो हमारी सोच को हिला देंगी, जो हमें याद दिलाएंगी कि असली ताकत सत्ता में नहीं बल्कि इंसानियत की एकता में है। तैयार है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, रोटी और स्वतंत्रता की पुकार। जरा सोचिए, इंसान की सबसे पहली जरूरत क्या है? क्या वह किताब है? क्या वह कला है? क्या वह विज्ञान है? नहीं, सबसे पहली जरूरत है रोटी, एक टुकड़ा रोटी जो पेट की आग बुझा सके। लेकिन क्या यह रोटी सबको बराबर मिलती है? नहीं, यही तो हमारी सभ्यता का सबसे बड़ा अन्याय है। लाखों लोग दिन रात मेहनत करते हैं, खेतों में पसीना बहाते हैं, कारखानों में मशीनों के शोर में अपना जीवन खपा देते हैं, फिर भी वे भूखे पेट सोने को मजबूर हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी खेत की मिट्टी को हाथ तक नहीं लगाया, कभी मशीन का पसीना नहीं बहाया, फिर भी उनके घरों में अनाज से भरे गोदाम पड़े हैं। ये विरोधाभास क्यों? यह अन्याय क्यों? ये सवाल ही द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ब्रेड की नींव है। क्रोपोटकिन कहते हैं, असली आज़ादी का मतलब केवल चुनाव का अधिकार या बोलने की आज़ादी नहीं है। असली आज़ादी का मतलब है भूखे पेट सोना न पड़े। सोचिए, जिस इंसान के पेट में अन्न का दाना न हो, वह लोकतंत्र की बात कैसे समझेगा? जिस इंसान को अपने बच्चों के लिए 2 वक्त का खाना नसीब न हो, वह कला, शिक्षा, विज्ञान और धर्म की बातों में दिलचस्पी कैसे लेगा? इसलिए क्रोपोटकिन हमें बताते हैं कि सभ्यता की पहली शर्त है हर इंसान को भरपेट रोटी मिले। अब जरा इतिहास की तरफ देखें। कभी साम्राज्य थे जहां राजा और सामंत सारे अनाज अपने गोदामों में भर लेते थे और किसान, जिन्होंने साल भर खेत जोता, भूखे मर जाते थे। फिर पूंजीवाद आया, कारखाने बने, मशीनें आईं, हमें बताया गया, देखो अब सबके लिए प्रगति होगी, अब भूख मिट जाएगी। लेकिन क्या हुआ? सच तो यह है कि मशीनों ने उत्पादन तो कई गुना बढ़ा दिया, पर रोटी फिर भी सबके पेट तक नहीं पहुंची। क्यों? क्योंकि उत्पादन का मालिकाना हक कुछ मुट्ठी भर अमीरों के पास रहा। मशीनों से पैदा हुई रोटी अमीरों के गोदामों में सड़ती रही, जबकि गरीब लोग सड़कों पर भूख से तड़पते रहे। दोस्तों सोचिए, क्या यह इंसाफ है कि धरती पर इतना अनाज पैदा होता है कि कई बार वह बर्बाद हो जाता है, लेकिन लाखों लोग भूखे मर जाते हैं? क्या यह न्याय है कि खेत किसान बोए, मजदूर मेहनत करें और उसका फल केवल पूंजीपति उठाए?
क्रोपोटकिन का जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। वह कहते हैं असली क्रांति का पहला कदम है रोटी की बराबरी। क्रांति केवल झंडे बदलने से, सरकारें बदलने से या नए संविधान लिख देने से नहीं आएगी। असली क्रांति तब होगी जब हर घर में भरपेट भोजन पहुंचेगा। अब जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा समाज जहां कोई भूखा ना हो, जहां हर बच्चे को दूध मिले, जहां हर मां को चिंता न करनी पड़े कि आज रोटी मिलेगी या नहीं, जहां हर मजदूर यह जानकर चैन से सो सके कि कल सुबह भी उसके परिवार के लिए भोजन तैयार होगा। क्या यह सपना मुश्किल है? क्रोपोटकिन कहते हैं यह सपना बिल्कुल संभव है। धरती इतनी उपजाऊ है, विज्ञान और तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अगर संसाधन बराबर बांटे जाए तो हर इंसान को भरपेट भोजन मिल सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारे समाज के पास इतना साहस है कि वह इस अन्याय को खत्म कर सके? क्या हम इस व्यवस्था को बदलने के लिए तैयार हैं, जहां कुछ लोग भोजन के पहाड़ के मालिक हैं और बाकी लोग भूख से मरते हैं? क्रोपोटकिन की आवाज हमें झकझोरती है। वह कहते हैं जब तक हर इंसान को रोटी नहीं मिलती तब तक इंसानियत अधूरी है। जब तक एक भी बच्चा भूख से रोता है तब तक सभ्यता केवल एक दिखावा है। यह पहला अध्याय हमें यही सिखाता है। क्रांति का पहला कदम है रोटी। ये केवल खाने की चीज नहीं, ये सम्मान का प्रतीक है, ये स्वतंत्रता की बुनियाद है, ये इंसान की गरिमा है। रोटी से शुरू होती है असली आजादी, और जब तक हर इंसान के हिस्से में रोटी नहीं आती तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। याद रखो, भूखे पेट आजादी नहीं होती, भूखे पेट लोकतंत्र नहीं चलता, भूखे पेट इंसान की आत्मा नहीं जीती। असली जीत, असली क्रांति तब होगी जब रोटी सबके हिस्से में आएगी। अध्याय 2, पूंजीवाद की बेड़ियां। अब जरा उस व्यवस्था की तरफ नजर डालते हैं जो हमारी भूख, हमारी गरीबी और हमारे दुखों की असली जड़ है। उसका नाम है पूंजीवाद। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वहां खेत हैं, मगर खेतों पर मालिकाना हक कुछ गिने चुने लोगों का है। वहां कारखाने हैं, लेकिन कारखानों से पैदा होने वाला अनाज, कपड़ा और मशीनें उन अमीरों की तिजोरियों में बंद हैं। लाखों लोग सुबह से शाम तक काम करते हैं, लेकिन उनका पसीना, उनका श्रम सब चूस लिया जाता है और उसके बदले उन्हें मिलता है बस कुछ टुकड़े, बस इतनी रोटी कि वे जिंदा रह सकें और अगली सुबह फिर उसी मशीन के सामने खड़े हो सकें। जरा सोचिए, किसान खेत जोते, बीज बोए, मौसम की मार सहे, साल भर मेहनत करे, लेकिन जब फसल कटे तो उसका मालिक कोई और हो। मजदूर मशीन चलाए, अपनी सेहत और जिंदगी दांव पर लगाए, दिन रात मेहनत करे, लेकिन मुनाफा उसके हाथ न लगे। क्या यह इंसाफ है? क्या यह न्याय है? क्रोपोटकिन का जवाब साफ है, नहीं। यह न्याय नहीं है, यह धोखा है। यह इंसानियत के साथ सबसे बड़ा अपराध है। पूंजीवाद ने हमें क्या दिया है? कुछ गिने चुने अमीर घराने जिनके पास इतना है कि 7 पीढ़ियां भी खाएं तो खत्म न हो, और दूसरी तरफ करोड़ों लोग जिनके पास न घर है, न भरपेट भोजन, न सुरक्षा। पूंजीवाद हमें बराबरी नहीं देता, यह हमें बांटता है। यह कहता है तुम मालिक हो, तुम मजदूर हो, तुम्हारा काम है हुक्म चलाना और तुम्हारा काम है हुक्म मानना। यह व्यवस्था हमें इंसान नहीं बल्कि मशीन का पुर्जा बना देती है। क्रोपोटकिन कहते हैं इंसान की असली समस्या गरीबी नहीं है बल्कि गरीबी की कृत्रिम रचना है। सोचिए, धरती इतनी उपजाऊ है कि अगर सही ढंग से खेती हो तो सबका पेट भर सकता है। मशीनें इतनी शक्तिशाली हैं कि कुछ ही घंटे काम करके हम सबकी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग भूखे हैं। क्यों? क्योंकि उत्पादन का मालिकाना हक सबके पास नहीं बल्कि कुछ पूंजीपतियों के पास है। यानी समस्या कमी की नहीं है, समस्या है लालच की। दोस्तों, पूंजीवाद हमें यह भी सिखाता है कि हर इंसान दूसरे का दुश्मन है। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो किसी और का हिस्सा छीनो, अगर तुम्हें तरक्की चाहिए तो किसी और को पीछे धकेलो। इस व्यवस्था ने इंसान की आत्मा को जकड़ लिया है। उसने सहयोग की जगह प्रतिस्पर्धा, भाईचारे की जगह स्वार्थ और इंसानियत की जगह लालच को बैठा दिया है। अब सवाल यह है, क्या हमें हमेशा इन बेड़ियों में जीना है? क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी इन्हीं जंजीरों में सौंप देंगे? क्रोपोटकिन कहते हैं नहीं। समाधान है
उत्पादन के साधनों को सबकी सामूहिक संपत्ति बनाना। खेत, कारखाने, मशीनें, गोदाम, सब जनता के, किसी निजी मालिक के नहीं, बल्कि सामूहिक स्वामित्व में। जब संसाधन सबके होंगे तभी न्याय होगा, तभी मेहनतकश का फल उसी को मिलेगा, तभी भूख खत्म होगी। याद रखो, पूंजीवाद केवल आर्थिक बेड़ियां नहीं डालता, यह हमारी सोच को भी कैद करता है। यह हमें यकीन दिलाता है कि यही प्राकृतिक है, यही हमेशा से होता आया है। लेकिन नहीं, ये सब इंसानों ने बनाया है और इंसान ही इसे बदल सकते हैं। क्रोपोटकिन की आवाज हमें झकझोरती है। पूंजीवाद इंसान को गुलाम बनाता है, लेकिन इंसान जन्म से गुलाम नहीं होता। इंसान जन्म से स्वतंत्र है। अगर हम एकजुट हों तो इन बेड़ियों को तोड़ा जा सकता है। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ब्रेड का दूसरा अध्याय हमें यह सिखाता है कि पूंजीवाद हमारे दुखों की जड़ है। यह व्यवस्था ही भूख और गरीबी पैदा करती है। अगर हमें असली आज़ादी चाहिए, अगर हमें सबके लिए रोटी चाहिए, तो हमें इन बेड़ियों को तोड़ना होगा। याद रखो, इंसान को गरीबी ने नहीं हराया, उसे हराया है उस व्यवस्था ने जिसने अमीरी और गरीबी की खाई बनाई। अगर यह व्यवस्था इंसानों ने बनाई है तो इसे तोड़ने का हक भी इंसानों का है, और वह घड़ी आ चुकी है। अध्याय 3, संपत्ति नहीं, साझेदारी। अब हम उस सवाल पर आते हैं जो हमारे समाज की जड़ में छिपा है। क्या इंसान को संपत्ति का मालिक होना चाहिए या उसे साझेदारी से जीना चाहिए? आज की दुनिया में हर चीज को निजी संपत्ति बना दिया गया है। खेत किसी एक आदमी के, कारखाने किसी उद्योगपति के, मशीनें, संसाधन, यहां तक कि पानी और हवा तक को बेचने की कोशिश हो रही है। निजी संपत्ति का मतलब क्या है? कि धरती जो सबकी है उसे बांटकर कहा जाए, यह मेरा है, यह तुम्हारा नहीं। कि खेत जो हजारों सालों से सबकी मेहनत से उपजाऊ बने, वे एक परिवार की जागीर हो जाए। कि कारखाने जो मजदूरों के पसीने से चलते हैं, उनका मालिक एक अमीर कहलाए। क्या यह न्याय है? क्रोपोटकिन कहते हैं, बिल्कुल नहीं। धरती कभी किसी की निजी नहीं हो सकती। धरती का अनाज, उसकी खनिज, उसका पानी, सब इंसानों के लिए हैं। और इंसान तभी इंसान कहलाएगा जब वह इन्हें साझा करेगा। सोचिए, अगर खेत सबके हों, अगर कारखाने सबके हों, अगर मशीनें सबके हों, तो कोई भूखा क्यों रहेगा? हर इंसान की जरूरत पूरी हो सकती है। यहां क्रोपोटकिन एक नया सिद्धांत रखते हैं। हर किसी को उसकी जरूरत के अनुसार मिले और हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दे। क्या यह सुंदर विचार नहीं है? कोई भूखा नहीं रहेगा क्योंकि भोजन साझा होगा। कोई बेघर नहीं रहेगा क्योंकि घर साझा होंगे। कोई बेरोजगार नहीं रहेगा क्योंकि काम बांटा जाएगा। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, एक गांव जहां हर खेत सामूहिक हो, किसान मिलकर बुआई करें, मिलकर फसल काटें और फिर अनाज सब में बांट दें। एक शहर जहां कारखाने सबकी सामूहिक संपत्ति हों, मजदूर मिलकर मशीन चलाएं और जो उत्पादन हो वह हर परिवार तक पहुंचे। एक समाज जहां कोई मालिक न हो, कोई नौकर न हो, बस इंसान हो। क्या ऐसा समाज असंभव है? क्रोपोटकिन कहते हैं, नहीं, यह पूरी तरह संभव है और यही इंसानियत का असली रास्ता है। लेकिन दोस्तों, निजी संपत्ति का जहर हमें लगातार यह सिखाता है कि यह मेरा है, यह तेरा नहीं। यही कारण है कि भाई भाई से लड़ता है, पड़ोसी पड़ोसी से लड़ता है और देश देश से युद्ध करता है। अगर संपत्ति का जहर ना हो, अगर साझेदारी हो, तो युद्ध की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि युद्ध हमेशा संपत्ति की रक्षा के लिए होते हैं, इंसानियत की रक्षा के लिए नहीं। क्रोपोटकिन हमें यह भी याद दिलाते हैं कि इतिहास में साझेदारी कोई नई चीज नहीं है। गांवों की सामूहिक खेती, जनजातियों की साझा जिंदगी, पड़ोसियों के बीच सहयोग, ये सब इंसान की पुरानी परंपरा रही है। इंसान का स्वभाव है मिलकर जीना, मिलकर काम करना। निजी संपत्ति ने उस स्वभाव को तोड़ा है। अब सवाल यह है, अगर निजी संपत्ति खत्म हो जाए तो समाज कैसे चलेगा? क्या लोग काम करेंगे? क्या व्यवस्था टूट जाएगी? क्रोपोटकिन कहते हैं, बिल्कुल नहीं। इंसान का स्वभाव है काम करना। इंसान जब सम्मान और बराबरी के साथ काम करेगा तो और भी उत्साह से करेगा। जब उसे पता होगा कि उसका श्रम सबके काम आएगा, कि उसका परिवार कभी भूखा नहीं रहेगा, तो वह मेहनत बोझ नहीं बल्कि खुशी समझेगा।
यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि असली समाधान है निजी संपत्ति का अंत और साझेदारी की शुरुआत। एक ऐसा समाज जहां हर कोई मालिक है, जहां हर कोई योगदान करता है, जहां हर कोई बराबर है, यही समाज इंसान को भूख, गरीबी और शोषण से मुक्त करेगा। याद रखो, धरती किसी की जागीर नहीं, फसल किसी एक का अधिकार नहीं, मशीनें किसी अमीर की तिजोरी की कैदी नहीं। धरती सबकी है, उसकी रोटी सबकी है, और इंसानियत तभी पूरी होगी जब साझेदारी होगी। अध्याय 4, काम का नया दृष्टिकोण। जरा सोचिए, जब हम काम शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले क्या आता है? थकान, बोझ, मजबूरी। क्योंकि हमारी वर्तमान व्यवस्था ने काम को इंसान की गुलामी बना दिया है। आज करोड़ों लोग ऐसे काम करते हैं जो उन्हें पसंद नहीं, जो उनकी आत्मा को मारते हैं, लेकिन वे मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि अगर वे काम छोड़ देंगे तो उनका परिवार भूखा रह जाएगा। आज एक मजदूर मशीन के शोर में दिन रात पिसता है, एक किसान कर्ज के बोझ में दबकर खेत में मरता है, एक कर्मचारी दफ्तर की चार दीवारी में अपनी आज़ादी खो देता है। सब सिर्फ इसलिए क्योंकि जिंदा रहने के लिए उन्हें रोटी चाहिए। क्रोपोटकिन कहते हैं, काम इंसान का दुश्मन नहीं है, काम बोझ नहीं है, काम तो इंसान की रचनात्मकता है। असल समस्या यह है कि आज का समाज काम को मजबूरी बना देता है। सोचिए, अगर काम हमारी पसंद से हो, अगर काम के घंटे कम हो, अगर मेहनत का फल सबको बराबरी से मिले, तो काम कैसा लगेगा? तब काम बोझ नहीं रहेगा, बल्कि आनंद होगा। दोस्तों, क्रोपोटकिन हमें एक नई तस्वीर दिखाते हैं। एक ऐसा समाज जहां हर इंसान केवल 5 या 6 घंटे काम करे और उसकी मेहनत से पूरे समाज की ज़रूरतें पूरी हो जाएं। क्या यह संभव है? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि विज्ञान और तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी हैं कि मशीनें इंसान का बोझ हल्का कर सकती हैं। आज अगर एक किसान आधुनिक तरीकों से खेती करे तो उतना अनाज पैदा कर सकता है जितना पहले 10 किसान मिलकर भी नहीं कर पाते थे। आज अगर फैक्ट्रियां सबकी हों और मशीनों का सही इस्तेमाल हो तो उत्पादन इतना बढ़ सकता है कि सबकी ज़रूरत आसानी से पूरी हो सके। लेकिन आज समस्या यह है कि मशीनें हमें राहत देने के बजाय हमें और भी ज़्यादा गुलाम बना देती हैं, क्योंकि मशीनों का मालिक कोई और है। जब मशीनें पूंजीपतियों के हाथों में हों तो वे उनसे मुनाफा कमाते हैं और मजदूरों से और ज़्यादा घंटे काम करवाते हैं। यानी जो चीज़ हमें आज़ाद कर सकती थी वही हमें और भी गुलाम बना देती है। इसलिए क्रोपोटकिन कहते हैं, जब तक उत्पादन के साधन सामूहिक नहीं होंगे, काम बोझ ही रहेगा। अब ज़रा कल्पना कीजिए, एक ऐसा समाज जहां हर इंसान 5-6 घंटे खुशी से काम करता है। कोई खेत में काम करता है, कोई मशीन चलाता है, कोई पढ़ाता है, कोई इलाज करता है, और फिर दिन का बाकी समय वह अपनी पसंद के काम में लगाता है। पढ़ाई, कला, संगीत, विज्ञान या बस अपने परिवार के साथ सुकून से समय बिताने में। क्या यह जीवन सुंदर नहीं होगा? क्या यह इंसानियत का असली सपना नहीं है? क्रोपोटकिन कहते हैं, काम तब तक नर्क है जब तक वह मजबूरी है, लेकिन जब काम बराबरी और साझेदारी पर आधारित हो तब वही काम स्वर्ग बन जाता है। जब इंसान यह जानकर काम करता है कि उसकी मेहनत से केवल मालिक का मुनाफा नहीं बढ़ रहा, बल्कि उसका समाज, उसका पड़ोसी, उसका परिवार सब खुशहाल हो रहा है, तब काम बोझ नहीं बल्कि सम्मान बन जाता है। दोस्तों, यह नया दृष्टिकोण हमें याद दिलाता है कि काम केवल पेट भरने का साधन नहीं है। काम हमारी आत्मा की अभिव्यक्ति है। काम हमें जोड़ता है, हमें रचता है, हमें इंसान बनाता है। लेकिन ये तभी होगा जब समाज इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को बदले, जब उत्पादन का मालिकाना हक सबके पास होगा, जब कोई मालिक नहीं, केवल सहभागी होंगे। याद रखो, काम तुम्हारा दुश्मन नहीं है, काम तुम्हारी रचनात्मकता है। तुम गुलाम इसलिए हो क्योंकि व्यवस्था ने काम को मजबूरी बना दिया है। लेकिन एक नया समाज, एक नई सुबह तब आएगी जब काम आनंद होगा और हर इंसान अपने श्रम में अपनी आत्मा की स्वतंत्रता पाएगा। अध्याय 5, विज्ञान और तकनीक का असली उपयोग। अब आइए बात करें विज्ञान और तकनीक की। वह विज्ञान जिसने पहाड़ों को चीरकर रास्ते बना दिए, वह तकनीक जिसने आकाश को छू लिया, वह मशीनें जो इंसान की ताकत को 100 गुना
1000 गुना बढ़ा सकती हैं। क्या विज्ञान का उद्देश्य हमें गुलाम बनाना था? क्या मशीनों का जन्म इसलिए हुआ था कि मजदूर की जिंदगी और कठिन हो जाए? नहीं, विज्ञान और तकनीक का असली मकसद है इंसान की पीड़ा कम करना, उसकी मेहनत को हल्का करना और उसे आज़ादी देना। लेकिन अफसोस, आज हम देखते हैं कि विज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल उल्टा हो रहा है। जहां मशीनें इंसान को 5 घंटे काम से ही आराम दे सकती थीं, वहां अब वही मशीनें इंसान से 12-12 घंटे काम करवाती हैं। जहां मशीनें सबका पेट भर सकती थीं, वहां वे अनाज और सामान का पहाड़ खड़ा करती हैं, लेकिन उसका ताला अमीरों की तिजोरी में बंद कर देती है। यानी विज्ञान और तकनीक इंसानियत की सेवा में नहीं, बल्कि मुनाफे की सेवा में झोंक दी गई है। क्रोपोटकिन कहते हैं, ये सबसे बड़ा अन्याय है। सोचिए, जब भाप के इंजन बने, जब बिजली आई, जब मशीनों ने काम करना शुरू किया, तो इंसान ने सोचा था कि अब मेहनत आदी हो जाएगी, अब सबको आराम मिलेगा। लेकिन क्या हुआ? आराम कुछ लोगों को मिला और मेहनत कई गुना बढ़ा दी गई मजदूरों के लिए। तकनीक ने अमीर को और अमीर बना दिया और गरीब को और गरीब। लेकिन दोस्तों, विज्ञान का असली उपयोग अलग है। विज्ञान और तकनीक का असली उद्देश्य है सबके लिए जीवन आसान बनाना। सोचिए, अगर मशीनें सबकी हों, अगर फैक्ट्रियां सबकी हों, अगर बिजली और ऊर्जा का इस्तेमाल सबके भले के लिए हो, तो इंसान को दिन रात पिसने की जरूरत ही न पड़े। हर कोई केवल कुछ घंटे काम करके ही अपने परिवार और समाज की जरूरत पूरी कर ले। बाकी समय वह शिक्षा, कला, संगीत, खेल और ज्ञान में लगाए। क्रोपोटकिन हमें याद दिलाते हैं, मशीनें इंसान की दुश्मन नहीं हैं। मशीनें तुम्हें गुलाम इसलिए लगती हैं क्योंकि वे पूंजीपतियों की गुलाम हैं। जिस दिन मशीनें समाज की सामूहिक संपत्ति बन जाएंगी, उसी दिन वे तुम्हें आजाद कर देंगी। दोस्तों, जरा भविष्य की एक तस्वीर अपनी आंखों के सामने लाइए। एक ऐसा गांव जहां खेत आधुनिक तरीकों से सिंचित हों, मशीनें बुआई और कटाई में मदद करें और हर किसान खुशहाली से जिए। एक ऐसा शहर जहां बिजली, मशीन और विज्ञान का उपयोग केवल मुनाफा बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि हर परिवार को सुविधा देने के लिए हो। एक ऐसा समाज जहां विज्ञान का हर आविष्कार सबसे पहले भूख मिटाए, गरीबी मिटाए और इंसान के जीवन में खुशियां लाए। क्या यह सपना है? नहीं, यह हकीकत बन सकता है। बस शर्त यह है कि विज्ञान का उपयोग जनता के लिए हो, न कि केवल अमीरों की जेब भरने के लिए। आज हमें यह निर्णय लेना होगा, क्या विज्ञान हथियार बनाएगा, बम बनाएगा, इंसान को नष्ट करेगा, या विज्ञान दवा बनाएगा, अनाज पैदा करेगा और इंसान को जीने का सुख देगा। क्रोपोटकिन का विश्वास है, जब उत्पादन सामूहिक होगा, जब विज्ञान पर अमीरों का कब्जा नहीं होगा, तब हर आविष्कार इंसानियत का होगा। वह दिन दूर नहीं जब मशीनें हमें गुलाम नहीं बनाएंगी, बल्कि हमें सच्ची आज़ादी देंगी। याद रखो, विज्ञान गुलामी के लिए नहीं, स्वतंत्रता के लिए बना है। तकनीक गरीबी बढ़ाने के लिए नहीं, उसे मिटाने के लिए बनी है। मशीनें इंसान को झुकाने के लिए नहीं, बल्कि उसे उठाने के लिए बनी हैं। जिस दिन विज्ञान इंसानियत की सेवा में होगा, उस दिन धरती पर भूख नहीं रहेगी, गरीबी नहीं रहेगी और इंसान पहली बार सच्चे अर्थों में आजाद होगा। अध्याय 6, असली क्रांति कैसी होगी? दोस्तों, जब हम क्रांति शब्द सुनते हैं, तो हमारे मन में अक्सर क्या तस्वीर आती है? तोपें, बंदूकें, झंडे, भीड़ का शोर, सत्ता का पलटना। लेकिन क्या यही असली क्रांति है? क्रोपोटकिन कहते हैं, नहीं। असली क्रांति का मतलब केवल एक राजा को हटाकर दूसरा राजा बैठाना नहीं है। असली क्रांति का मतलब केवल सरकार बदल देना नहीं है। असली क्रांति का मतलब है सत्ता का बंटवारा। सत्ता किसी एक व्यक्ति, किसी एक वर्ग या किसी एक दल की नहीं, बल्कि जनता की हो। सोचिए दोस्तों, इतिहास में कितनी बार सत्ता बदली है। कभी साम्राज्य आया, कभी लोकतंत्र आया, कभी नई पार्टियां आईं। लेकिन क्या गरीबों का जीवन बदला? क्या भूख खत्म हुई? क्या मजदूर की बेड़ियां टूटीं? नहीं, क्योंकि सत्ता का चेहरा तो बदल गया, लेकिन सत्ता की जड़ें वहीं रहीं। क्रोपोटकिन कहते हैं, असली क्रांति तभी होगी जब सत्ता ऊपर से नीचे आए, जब फैसले किसी संसद, किसी मंत्री, किसी पूंजीपति की मेज पर नहीं होंगे, बल्कि हर गांव, हर मोहल्ले,
हर इंसान की सामूहिक बैठक में होंगे। असली क्रांति का मतलब है गांव गांव, शहर शहर लोग मिलें। वे तय करें कि खेत कैसे चलेंगे, फैक्ट्रियां कैसे चलेंगी, अनाज कैसे बांटा जाएगा, शिक्षा और इलाज सबको कैसे मिलेगा। यह क्रांति बंदूक से नहीं, बल्कि साझेदारी और बराबरी से आएगी। लेकिन दोस्तों, क्रांति की राह आसान नहीं होती। जब लोग अपनी आज़ादी मांगते हैं तो सत्ता हमेशा डरती है, क्योंकि सत्ता जानती है जिस दिन जनता जाग गई उस दिन उसकी कुर्सी हिल जाएगी। इसलिए सत्ता हमेशा कहती है, तुम्हें कानून बदलना होगा, तुम्हें चुनाव जीतना होगा, तुम्हें धीरे धीरे इंतजार करना होगा। लेकिन क्रोपोटकिन कहते हैं, इंतजार क्यों? जब लोग भूखे हैं, जब बच्चे रो रहे हैं, जब मजदूर खून पसीना बहा रहे हैं, तब इंतजार का क्या मतलब? असली क्रांति धीरे धीरे सुधार नहीं करती। असली क्रांति सीधे अन्याय को खत्म करती है। जरा सोचिए, एक ऐसा समाज जहां कोई मालिक नहीं, कोई नौकर नहीं, जहां कोई कहे यह मेरा है, यह तेरा नहीं। ऐसी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो, जहां हर चीज सामूहिक हो और हर इंसान बराबर हो। क्या यही क्रांति नहीं है? क्या यही इंसानियत का सपना नहीं है? क्रोपोटकिन हमें यह भी चेतावनी देते हैं, असली क्रांति सिर्फ सत्ता बदलकर नहीं आती। अगर हमने सत्ता को किसी नए नेता, किसी नए दल को सौंप दिया तो वही शोषण फिर से शुरू हो जाएगा। इसलिए क्रांति का मतलब है सत्ता का केंद्रीकरण खत्म करना, हर इंसान को अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने का अधिकार देना। याद रखो, क्रांति झंडे बदलने का नाम नहीं, क्रांति कुर्सियां बदलने का नाम नहीं। क्रांति का असली अर्थ है जब हर भूखे को रोटी मिले, हर इंसान को सम्मान मिले और हर आत्मा को आजादी मिले। जब सत्ता जनता की हो तब ही असली क्रांति होगी। दोस्तों, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ब्रेड का इस अध्याय हमें यही समझाता है कि असली क्रांति बंदूक या तख्ता पलट से नहीं आएगी। वह आएगी साझेदारी से, बराबरी से, सामूहिक निर्णय से। और जब यह होगी तो दुनिया पहली बार इंसानियत की असली चमक देखेगी। अध्याय 7, भय और भ्रम को तोड़ना। क्या आपने गौर किया है कि सत्ता हमेशा हमें किस चीज से बांध कर रखती है? वह केवल ताकत से नहीं, वह केवल हथियारों से नहीं, वह हमें भय और भ्रम में फंसाकर रखती है। भय कि अगर तुमने आवाज उठाई तो सब कुछ छिन जाएगा। भ्रम कि तुम्हारा दुख तुम्हारी किस्मत है। यही दो हथियार हैं जिनसे सत्ता सदियों से इंसान को गुलाम बनाए हुए है। सोचिए, किसान दिन रात मेहनत करता है, धरती को सींचता है, अनाज उगाता है, लेकिन जब अनाज मंडी में जाता है तो उसकी कीमत उस किसान को नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उसे डर दिखाया जाता है। अगर तुमने विरोध किया तो तुम्हारा खेत छिन जाएगा, तुम्हें बाजार से बाहर कर दिया जाएगा। मजदूर फैक्ट्री में खून पसीना बहाता है, मशीनें चलाता है, लेकिन महीने के अंत में उसकी जेब में बस थोड़े से पैसे आते हैं। क्यों? क्योंकि उसे भ्रम में रखा जाता है, तुम्हें जितना मिल रहा है उतना ही तुम्हारी औकात है, इससे ज्यादा तुम डिजर्व नहीं करते। क्रोपोटकिन कहते हैं, यह भय और भ्रम सबसे बड़ी जंजीरें हैं, इनसे आजाद होना सबसे जरूरी है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर मजदूर यह डर छोड़ दे कि मालिक उसे नौकरी से निकाल देगा और वह मिलकर खड़ा हो जाए, अगर किसान यह भ्रम तोड़ दे कि जमीन पर उसका हक नहीं है, अगर आम आदमी यह मान ले कि उसका जीवन उसकी किस्मत का खेल नहीं बल्कि उसके हक की लड़ाई है, तो क्या सत्ता टिक पाएगी? नहीं। लेकिन सत्ता चतुर है, वह हमें आपस में भी डर और भ्रम से बांट देती है। कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, ताकि हम आपस में ही लड़ते रहें और अपने असली दुश्मन को न पहचान सकें। इसलिए क्रांति का पहला कदम है इस भय और भ्रम की दीवार को तोड़ना। क्रोपोटकिन कहते हैं, डर हमेशा झूठ पर टिका होता है और भ्रम हमेशा अज्ञान पर। जैसे ही हम ज्ञान से सच को समझ लेते हैं, डर की जंजीर टूट जाती है। जैसे ही हम खड़े होकर कहते हैं, हाँ यह मेरा हक है, भ्रम की धुंध मिट जाती है। डर तुम्हें रोकता है, भ्रम तुम्हें झुकाता है, लेकिन याद रखो, जो इंसान डर से ऊपर उठ जाता है उसे कोई ताकत नहीं झुका सकती। जो इंसान भ्रम को तोड़ देता है उसे कोई सत्ता गुलाम नहीं बना सकती। दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि सत्ता ने हमें जितना डराया है
उससे कहीं ज्यादा ताकत हमारे भीतर है। हम ही खेतों को जीवन देते हैं, हम ही फैक्ट्रियों को चलाते हैं, हम ही शहरों को रोशन करते हैं। तो फिर डरना किससे? क्रोपोटकिन का विश्वास है, जब लोग डरना बंद कर देंगे और भ्रम की दीवार तोड़ देंगे, तब कोई सत्ता, कोई साम्राज्य, कोई ताकत उन्हें दबा नहीं पाएगी। वह दिन ही असली आजादी का दिन होगा। याद रखो, डर तुम्हें बांध सकता है, लेकिन तोड़ नहीं सकता। भ्रम तुम्हें गुमराह कर सकता है, लेकिन हमेशा के लिए रोक नहीं सकता। जैसे ही तुम सच देख लोगे, तुम्हारे पांव की जंजीरें टूट जाएंगी और इंसानियत की असली उड़ान शुरू होगी। अध्याय 8, स्वतंत्रता और समानता का सपना। हर इंसान के दिल में एक सपना धड़कता है, आजादी का, समानता का, इंसानियत का। लेकिन यह सपना अक्सर सत्ता, लालच और अन्याय की धूल में दबा दिया जाता है। क्रोपोटकिन कहते हैं, असली समाज वही होगा जहां आजादी और समानता साथ साथ चलें, क्योंकि अगर आजादी है लेकिन समानता नहीं, तो ताकतवर कमजोर पर हावी हो जाएगा। और अगर समानता है लेकिन आजादी नहीं, तो इंसान मशीन बन जाएगा। सोचिए दोस्तों, एक ऐसी दुनिया जहां हर बच्चा पढ़ सके, बिना इस डर के कि उसकी जाति या गरीबी उसे रोक देगी। एक ऐसी दुनिया जहां हर मजदूर को उसके श्रम का पूरा फल मिले और हर किसान अपने खेत की उपज का मालिक हो। एक ऐसी दुनिया जहां औरत और मर्द, अमीर और गरीब, शहर और गांव सब बराबर हों। क्या यही असली इंसानियत का सपना नहीं? लेकिन सत्ता हमें यह विश्वास दिलाती है कि यह सपना असंभव है। वह कहती है, कुछ लोग हमेशा अमीर रहेंगे, कुछ गरीब रहेंगे। वह कहती है, तुम्हें बराबरी चाहिए तो तुम्हें अपनी आज़ादी छोड़नी होगी। क्रोपोटकिन इसका जवाब देते हैं, ये सब झूठ है। आज़ादी और समानता अलग नहीं हैं। वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां बराबरी होगी, वहीं असली आज़ादी होगी। सोचो, अगर हर इंसान के पास जीने लायक साधन हो, अगर हर इंसान को सम्मान मिले, अगर कोई ऊंच नीच न रहे, तो क्या दुनिया खूबसूरत नहीं बन जाएगी? क्रोपोटकिन का सपना है एक ऐसा समाज जहां सरकार नहीं, जनता का आत्म प्रबंधन हो, जहां काम बटा हो लेकिन फल साझा हो, जहां इंसान इंसान को नीचे न दबाए बल्कि ऊपर उठाए। याद रखो, आजादी बिना समानता अधूरी है और समानता बिना आजादी एक छलावा है। लेकिन जब दोनों मिलेंगे, तभी इंसानियत का असली उदय होगा। अब जब हम इस यात्रा के अंत में पहुंचे हैं, तो क्रोपोटकिन का सबसे गहरा संदेश हमारे सामने खड़ा है। वह कहते हैं, इंसान की असली ताकत सत्ता, पैसा या हथियारों में नहीं है। इंसान की असली ताकत है उसकी एकता, उसका प्रेम और उसकी साझेदारी। हमने देखा सत्ता कैसे भय और भ्रम से हमें बांधती है। हमने समझा बराबरी और आज़ादी कैसे एक दूसरे से जुदा नहीं की जा सकती। हमने जाना कि समाज तभी खिलता है जब हर इंसान को उसका हक मिले। लेकिन अंत में सवाल यही उठता है, क्या यह सपना कभी सच होगा? क्रोपोटकिन का जवाब है, हाँ। अगर इंसान खड़ा हो जाए, अपने डर को तोड़ दे और दूसरों को अपना साथी समझे, तो यह सपना हकीकत बन सकता है। भूख किसी का भाग्य नहीं, यह अन्याय का परिणाम है। गरीबी कोई शाप नहीं, यह सत्ता का षड्यंत्र है। और समानता कोई कल्पना नहीं, यह इंसानियत की असली पहचान है। क्रोपोटकिन हमें यह भी बताते हैं कि भविष्य का समाज आदेशों से नहीं बनेगा। वह बनेगा इंसानों के आपसी विश्वास से। वह बनेगा साझा श्रम और साझा प्रेम से। वह बनेगा जब हर इंसान कहेगा, मैं अकेला नहीं हूं, मैं हम हूं। इसलिए उठो, अपने भीतर के डर को तोड़ो, अपने आसपास के भ्रम को हटाओ, अपने साथी इंसानों का हाथ थामो और मिलकर उस नए समाज की ओर चलो, जहां कोई भूखा न सोए, जहां कोई अकेला ना हो, जहां कोई दबा न रहे। तो दोस्तों, ये थी द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ब्रेड की गूंज, जो पीटर क्रोपोटकिन ने हमें सौंपी। ये किताब केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, ये एक पुकार है, इंसानियत की पुकार। आज जब हम इस किताब को बंद करते हैं, तो सवाल केवल यह नहीं कि हमने क्या सीखा, बल्कि यह है कि हम आगे क्या करेंगे। क्या हम पुराने भय और भ्रम में जीते रहेंगे, या उस सपने को सच करेंगे जहां हर इंसान बराबर हो, हर इंसान आजाद हो और हर इंसान इंसानियत का हिस्सा हो? याद रखो, क्रांति केवल सड़कों पर नहीं होती, क्रांति सबसे पहले हमारे दिलों में होती है।
और जब दिल बदलते हैं तो दुनिया बदल जाती है। ये सपना तुम्हारा है, ये सपना हमारा है। आओ इसे मिलकर सच करें। धन्यवाद।